अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज काफ़ी सारी खबरें जिन पे हम बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर तो आज की अफ़गानिस्तान के हवाले से है। नंगरहार सबसे बड़े गैर एटमी बम से अमरीकी हमला। ज़िला आचन पाकिस्तान की सरहद के साथ वाक़ 7:32 पर C-130 के ज़रिए मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराया गया। वज़न 21,600 पाउंड। दाइश के ज़ेर इस्तेमाल सुरंगों पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स निशाना। GBU-43B का 2003 में पहला तजुर्बा हुआ। जुमेरात को अफगानिस्तान में पहली बार इस्तेमाल एटम बॉम्ब के बाद नहायत तबाहकुन समझा जाता है। दाइश के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, अमरीकी फोर्सेस का ये कहना है। रोज़ाना एक्सप्रेस की खबर भी अगर देखें तो रियासत तो इसमें कुलभूषण से मुतालिक आज की हेडलाइन है। कुलभूषण से मुतालिक ब्रीफिंग। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कोई समझौता नहीं होगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी सलामती और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़ेर गौर आई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त और खानाओं मरदमशुमारी में ताउन का जायज़ा लिया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खानाओं मरदमशुमारी और जारी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। ये ISPR की ब्रीफिंग कही है या ISPR की रिलीज़ है। पाकिस्तानी कर्नल को भारतीय एजेंसियां नेपाल से भारत ले गई। रोज़ाना एक्सप्रेस की खबर। अगवा का मकसद कुलभूषण यादव के मामले पर पाकिस्तान को दिफाई पोजीशन पर लाना है। हबीब ज़ाहिर से राब्ते में रहने वाला मार्क टॉम्सन गायब। कर्नल की गुमशुदगी में गैर मुल्की एजेंसियों का किरदार हो सकता है। वजीर आला सिंध ने सुई सदन पर कब्जा करके गैस बंद करने की धमकी दे दी। नूरियाबाद पावर प्लांट को सप्लाई के हवाले से तनाज़ा। पंजाब 2% जबकि 70% गैस सिंध पैदा कर रहा है। आर्टिकल 158 के तहत गैस पर पहला हक सूबा सिंध का है। हम जानते हैं कि इस कंपनी को किस तरह चलाया जाता है। मुराद अली शाह 4 माह से 20 बिलियन मुकाब फुट गैस की फरहमी का मुतालबा कर रहे हैं। मुसलसल टाल मटोल की जा रही है। MD सुई सदन की शराइत हमें कबूल नहीं। सिंध असम्बली में खिताब। यही खबर आज की शह सुर्खी जंग की भी है। पावर प्लांट को गैस ना मिली तो पाइपलाइन का कंट्रोल ले लेंगे। वजीर आला सिंध की वार्निंग। अपोजिशन सिंध हुकूमत से मुत्तफिक, यानी MQM और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने भी इस मामले पे वजीर आला सिंध का साथ देने का फैसला किया। US ड्रॉप्स बिगेस्ट नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब इन नंगरहार। मर्दान यूनिवर्सिटी शट डाउन एज स्टूडेंट बीटन टू डेथ बाय मॉब। इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई कल कि जब एक स्टूडेंट को मिशाल खान को इस खदशे के या इस झूठी आप कहिए तशवीश पे या इल्ज़ाम पर कत्ल कर दिया गया दिन दहाड़े। उनको स्टूडेंट मॉब ने जो वहाँ पे हुजूम स्टूडेंट्स का मौजूद था मर्दान यूनिवर्सिटी में, और ये वाक़या पेश आया। इंतहाई अफसोसनाक, इस पर भी बात करते हैं। स्टूडेंट लिंच्ड ऑन कैंपस ओवर एलिगेशंस ऑफ ब्लास्फेमी। Military rules out compromise on Jadev. Raw scene behind ex-colonel's disappearance. Mob lynches varsity student to death over alleged blasphemy. तो ये खबरें आज की। अब अगर हम एक एक करके खबरों का जायज़ा लें, नंगरहार की अगर हम बात करें, जिस तरह से कल अमेरिका ने ये काम किया और इस प्रेमिस को सामने रखते हुए किया कि वहाँ पे दाइश का फुटप्रिंट मौजूद अफ़गानिस्तान में, दाइश अपने आप को वहाँ मुस्तहकम कर रहा है और दाइश ने अपने हाइड आउट्स रखे हुए, तो उसको ख़त्म करने की खातिर ये बॉम्ब इस्तेमाल किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने मुसलसल जो एक बात उठाई थी आलमी फ़ोरम पर अफ़गानिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी होती है वो सरहद पार होती है। अफ़गानिस्तान से जो भी एलिमेंट है दहशतगर्दी में मुलव्वस, वो पाकिस्तान आके ये कार्रवाइयाँ करता है। कोई भी हो सकता है। पहले ज़ाहिर तालिबान का नाम लिया जाता था, उसके बाद मज़ीद और भी ग्रुप्स सामने आते चले गए। अलकायदा भी वहाँ मौजूद रही एक अरसे तक।
अभी भी उसका बहुत बड़ा नेटवर्क अफ़गानिस्तान में मौजूद होने की इत्तलात मौजूद हैं। इसके अलावा दाइश और अलकायदा का आपस का गठजोड़, उसके अलावा दीगर और दहशतगर्द तंजीमों की आपस में एक दूसरे के साथ लिंकेजेस और ताउन की बात, तो अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क बना हुआ था जो पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत में, जब तक वहाँ अमन कायम नहीं होता, हर तरह की क्लेंजिंग नहीं होती, उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए मुसलसल ख़तरे की घंटी वहाँ से बजती रहती है। तो कल की कार्रवाई के बाद दाइश अगर वहाँ पे वाकई इसी तरह से ऑपरेट कर रही है और यकीनन कर रही होगी, तो फिर ज़ाहिर है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक जो मज़ीद इस पूरे ख़त्ते में हैं या इससे आगे की तरफ हैं, तो उनके लिए और आलमी अमन के लिए ये ख़तरे की बात है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई अमेरिका ने अपने अहदाफ वहाँ पे हासिल किए हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को इस कार्रवाई को करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। अगर अफ़गान हुकूमत और अमेरिका एक अरसे से वहाँ पर मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, जैसे कि वहाँ से दावे सामने आते हैं, तो फिर ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है, तशवीशनाक बात है कि उन सारी कार्रवाइयों के बावजूद वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें फल फूल रही हैं। किसकी ईमा पे ये हो रहा है या किसकी गफलत की वजह से ये हो रहा है। सबसे बड़ा बॉम्ब अगर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बॉम्ब मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, तो जाहिर है कि उसकी तबाहकारियाँ जो हैं वो कोई ख़ास इलाके तक महदूद नहीं रहेंगी। यानी कहा गया कि जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब इस्तेमाल हुआ था उसका जो रेडियस था और इसका जो रेडियस है या इंटेंसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर इस तरह से हथियारों का इस्तेमाल शुरू हुआ, सिविलियन इलाके हैं ज़ाहिर है, तो फिर ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है कि स्ट्रेटिजिक या सर्जिकल ऑपरेशंस हम अगर नहीं कर रहे और इस तरह से मैस डिस्ट्रक्शन या एक बड़ी तबाही वाले हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि इंसानी जान ख़तरे में है। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, ये तो अफ़गानिस्तान के हवाले से बात थी। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल देखें और कुलभूषण यादव वाली बात करें, तो ज़ाहिर है कि इस मामले पर बहुत संजीदगी से गौर व खौज हो रहा है कि इस तरह से अगर पाकिस्तान में भी नेटवर्क्स पकड़े जाते हैं और उनके ताने बाने भारत से मिलते हैं और वहाँ पे इस तरह के अशख़ास सामने आते हैं, तो उनके साथ किस तरह का रवैया बरता जाए, किस तरह की उनको सज़ा दी जाए। बहरहाल हमने काफ़ी बात की इस मामले पे और कुलभूषण के हवाले से ये बात सामने वाज़ेह है कि उनको 60 दिन की अपील का हक़ दिया गया है। देखते हैं अब अपील जिस तरह से आगे आती है क्या उस पर होता है। लेकिन जो कल फ़ॉरेन ऑफिस ने भी कहा और उसके अलावा मिलिट्री जो लीडरशिप है वो भी इस बात पे कन्विंस्ड है कि जादेव के साथ कोई भी नरमी ना बरती जाए। और कॉर्प्स कमांडर्स की ये रिव्यू मीटिंग कल हुई है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, और उसमें ये सारे नुकात सामने आए हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो आला तरीन तरजीह है पाक अफवाज के सामने। यकीनन ये ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा हो रहा है। फ़ॉरेन ऑफिस ने जो कहा हॉस्टाइल एजेंसीज बिहाइंड ज़ाहिर एब्डक्शन, तो उसमें भी जो खदशात का इजहार किया जा रहा है और नेपाल अथॉरिटीज़ के सामने ने ये बात सामने रखी कि नेपाल में तो हबीब ज़ाहिर साहब मौजूद नहीं हैं, और उन्होंने भी इस इम्कान का इजहार किया कि भारतीय एजेंसीज़ मुलव्वस हो सकती हैं इनकी अगवा कहिए या इनके लापता होने के पीछे। अब मज़ीद क्या तफसीलात सामने आती हैं इसका हमें भी इंतज़ार है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। अगर हम सियासी फ्रंट पे बात करें, पावर प्लांट को गैस ना मिली तो पाइपलाइन का कंट्रोल ले लेंगे, वज़ीर आला सिंध की वार्निंग। और ये मामला जो है कुछ टेक्निकल मामला है कि 100 मेगावाट का एक प्लांट नूरियाबाद में कायम किया गया। उसके बाद कहा गया कि उस प्लांट से हैदराबाद को बिजली फराहम की जाएगी। हैदराबाद हेस्को ने ये कहा कि उनको बिजली नहीं चाहिए, लोड शेडिंग अगर वहाँ है भी तो उसकी वजूहात दूसरी हैं, पावर जनरेशन की कमी का मसला नहीं है। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि
ये 100 मेगावाट्स जो हैं इसको कराची को कि इलेक्ट्रिक को दिया जाए, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन भी वहाँ से बिछा दी गई, लेकिन गैस नहीं मिल रही इस नूरियाबाद पावर प्लांट को, जिसके बाद ये तनाज़ा सामने आया कि हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ ये है कि गैस नूरियाबाद पावर प्लांट को ज़रूर मिलनी चाहिए, और इसी हवाले से वज़ीर आला सिंध साहब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है असम्बली में, और काफ़ी सख्त लहजा इख्तियार करते हुए, धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करते हुए वफाक को और सुई सदन को ये वार्निंग दी कि अगर गैस का तनाज़ा हल नहीं होता तो मामलात बिगड़ सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार हैं मुफ्ता इस्माइल, सिक्योरिटी डिपॉज़िट मिलते ही गैस फराहम कर देंगे। 1 अरब का सिक्योरिटी डिपॉज़िट मांगा गया है सुई सदन की जानिब से, और मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं कि मामला हल कर लिया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम निशात सिद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ। फरमाइए। मैडम अभी आप अफगानिस्तान के सिलसिले में बात कर रही थी कि अफगानिस्तान पे जो हुआ, अफगानिस्तान को अगर तारीख आप लोग देखें तो अफगानिस्तान में ना तो कभी जमहूरियत थी, वहाँ एक अजीब निज़ाम है, वारलॉर्ड्स का निज़ाम है। हाँ। उनका कोई वो नहीं है, आप उनको हर आदमी अपने अपने हिसाब से उनको डील करता है, लैंग्वेज माने एथनिकल इश्यूज समय। तो हम लोगों ने बजाय इसको अफगानिस्तान को डील करने के, हम चाहते हैं कि अपने मतलब की हुकूमतें बनाना, मजहब भी अपने हिसाब से चलाना, जिसकी वजह से अफगानिस्तान एक ऐसी चीज बन गई है जो हमारे लिए खुद बम बन गया है कि वो फट सकता है कहीं पर भी। तो उसको हम रिजॉल्व करें। अब आजकल चूंकि रशिया बीच में आ गया, चाइना आ गया, अमेरिका को पसंद नहीं है कि यहाँ मामला हैं, तो वो ये स्ट्रेटेजी अपनाता है कि वहाँ रशियन इन्फ्लुएंस और दूसरे इन्फ्लुएंसेस ना आए। ठीक है, बिल्कुल सही जनाब। आज से रशिया में जो एक अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, उससे बिल्कुल ठीक 1 दिन पहले अमेरिका ने यह कार्रवाई की है अफगानिस्तान में। तो बिल्कुल आपकी बात सही माजरत आपकी बात सही है कि अफ़गानिस्तान को इन बड़ी ताकतों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता दहाइयों से हमारे सामने ये बात आ रही है। इसको एक ऐसा प्रॉक्सी मैदान बना लिया गया है कि जहाँ पर हर तरह की क़ुव्वत जो है वो अपने ज़ोर बाजू से उस पूरे ख़ित्ते को कंट्रोल में लाने की कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आती है, और ज़ाहिर है उसका नुकसान अफ़गान अवाम के साथ साथ पाकिस्तान को भी उठाना पड़ता है, क्योंकि हम किसी तौर पर भी इस बात की मुतहमिल नहीं हो सकते कि अफ़गानिस्तान में एंटी पाकिस्तान हुकूमत रजीम या वहाँ के अवाम का ये सेंटिमेंट हो। पाकिस्तान ने एक अरसे तक अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको पनाह दिए रखी है। अभी भी ये सिलसिला है, चल रहा है कि वहाँ पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर अफ़गान महाजरीन वापस नहीं गए हैं। तो ये सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, दीगर बड़ी ताकतों के पास क्या वो चाहते हैं कि होना, यानी उनके लिए मुमकिन है करना, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने। और आज से जो मॉस्को में अमन कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, पाकिस्तान उसका हिस्सा है, देखें वहाँ पर क्या बात सामने आती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शिकायत कर रहा हूँ, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। देखिए कल मुराद अली साहब ने ऑन टेलीविजन सबको बताया कि जी हम अगर नहीं दोगे तो हम गैस रोक देंगे जी। अब ये टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है। अब इसको आप ये सोचेंगे ये लोग कह के तो शायद भूल भाल जाते हैं, लेकिन आवाम के दिलों में जो नफरत पैदा हो जाएगी उसको कोई रिमूव नहीं कर पाएगा। और ये सबको पता चल जाएगा जी हमारा पंजाब हुकूक मारता है, पंजाब ने हमें हमेशा डोमिनेंसी के चक्कर में हम सबको खत्म कर रहा है, तीनों सूबों को। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, आपने जो उस पॉइंट की जाने में निशानदेही की। इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ ही कॉलर ने जो बात की थी उस पर थोड़ी सी बात मैं ये करना चाहूँगी कि बारहा इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि जब
जो हमारी ECC है, यानी जो काउंसिल ऑफ CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसमें जब सूबे अपनी बात करते हैं वफाक के सामने, तो अक्सर व बेशतर उनका लहजा जो है वो बड़ा मौदबाना भी होता है, बड़ा दबा दबा सा भी होता है। वफाक के सामने वो इतनी शद्दोमत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ अपना मौक़िफ़ सामने रखते भी नहीं हैं, और ये मैं नहीं कह रही, अखबारात की इत्तलात पर मबनी रिपोर्ट से। दूसरी बात यह है कि जो वज़ीर आला सिंध साहब का मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है, लेकिन इसमें विफाक का एक इदारा है, यानी सुई सदर्न गैस, विफाक इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इस इदारे के और सूबाई हुकूमत के एक प्रोजेक्ट के दरमियान का ये तनाज़ा है, जिसको वज़ीर आला सिंध साहब जो हैं वो एक सूबाई या एक विफाकी रंग देना चाह रहे हैं। वो ये काम क्यों कर रहे हैं ये वही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल मामलात हैं। कहा गया सुई सदर्न गैस की जानिब से कि नूरियाबाद पावर प्लांट के साथ जो है उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट या कुछ उनको शराइत उनसे चाहिए जिन पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। जो अमेंडमेंट्स कही गई हैं इस गैस सेल एग्रीमेंट में करने के लिए, वो कहते हैं सुई सदर्न गैस का मौक़िफ़ ये है कि उस पर काफ़ी हद तक काम भी हो चुका है, और अब वो दोनों के सामने जो एग्रीमेंट है वो साइन होने के मरहले में है। तो वज़ीर आला सिंध साहब की ये धमकी जो है, मुझे मेरी नज़र में तो ये प्योरली इस वक्त जो पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून चल रहा है, और जिस तरह जरदारी साहब के क्लोज एड्स की गुमशुदगी का मामला है या उनके लापता होने का मामला है, तो ये सियासी बात ज़्यादा है बजाय इसके कि इसमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स हों। टेक्निकल डिटेल्स के लिए अगर आप चाहें तो डॉन अखबार का जो आज का फ्रंट पेज है उस पर पूरी ये ख़बर शाया हुई है, आप ख़ुद पढ़ लीजिए और अंदाज़ा कर लीजिए कि ये पंजाब और सिंध का मसला है या ये टेक्निकल मसाइल हैं कि जिनको ज़रा बेहतर तरीके, बेहतर लबो लहजे से भी हल किया जा सकता होगा। अब आते हैं नाज़रीन मर्दान में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की तरफ। कल के वाक़े के बाद उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं कि यूनिवर्सिटी में एक सूरत हाल पैदा हुई, एक मॉब क्रिएट हुआ जिसने 3 स्टूडेंट्स को, जिनमें मिशाल खान भी मौजूद थे, उन पर यह एलिगेशन डालते हुए कि ये ब्लास्फेमी में मुलव्वस हैं नौजवान, उन पर हमला किया। वो नौजवान जो हैं वो हॉस्टल 1 की तरफ उनको ले जाया गया, लेकिन मॉब इतना अनकंट्रोलेबल था कि जो 3 स्टूडेंट्स थे उनमें से मिशाल खान को पत्थर के ज़रिए और लाठियों के ज़रिए मार मार कर कत्ल कर दिया गया। ये एक यूनिवर्सिटी में हुआ है जिसका वाइस चांसलर 3 हफ्ते से अपनी सीट पर है ही नहीं, वहाँ वाइस चांसलर ही नहीं है। हमारी हुकूमतों की ये संजीदगी है। बात करते हैं इस पर, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट से सलीम शिवानी बात कर रहा हूँ। फरमाइए मैडम। बात है कि इन हालात में पाकिस्तान की आर्मी को भी सख्त मुश्किलात हैं। कुलभूषण के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट भी अहम फैसला करने जा रही है नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी होगा। इसके साथ पीपल्स पार्टी का ये काम नहीं था कि सिंध में इन हालात में जबकि मुल्क सख्त क्रिटिकल पॉइंट पे खड़ा है तो ऐसे हालात छेड़ दिए जाएं। ठीक है, इससे ज़ाहिर होता है कि ये दुश्मन के लिए काम आसान करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पे मुल्की मामला को उलझा के सही बात दुश्मन को खुश किया जाए। सही बात है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हमने अपने हाउस को ऑर्डर में नहीं किया तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को तो नहीं होने वाला। इससे तो आपकी दुश्मन ताकतें मजबूत होंगी और खुश होंगी कि जो काम वो दूर बैठ के नहीं कर पा रहे, वो पाकिस्तान में जितने मुख्तदर हल्के हैं जिनको अपने अपने फ़राइज़ बेहतर तौर पर अंजाम देने चाहिए और वो गफलत बरत रहे हैं, तो ये काम उनके लिए बड़े आराम से पूरा हो रहा है। उन्हें आके यहाँ पे मज़ीद कुलभूषण भेजने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि हम तो पूरी एक फ़ज़ा ऐसी कायम कर रहे हैं कि जहाँ दिन रात हम गाफिल भी नज़र आते हैं, ला ताल्लुक़ भी नज़र आते हैं। जो बात मैं आपसे कर रही हूँ, ये मॉब सिचुएशन क्रिएट होने की, अच्छा वो बात अधूरी रह जाती है। कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, हैदर बोल रहा हूँ सियालकोट से। सबसे अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया पूरी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, जो मसला मसाइल होता है उसके मतलब कि आप निशानदेही करते हैं, मेन वही जो फोकस होता है ना अवाम का, वही आपका टॉपिक होता है। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि कल अफगानिस्तान में उन्होंने हमला किया अमेरिका ने, देखिए वो उधर पता नहीं न्यूक्लियर पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, और आज वो पाकिस्तान को अभी ये खबर आ रही है कि वो जी 2 मोर का मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान से। मुसलमानों को मारते जा रहे हैं और मुसलमानों से 2 मोर का मुतालबा कर रहे हैं। मकसद बात करने का ये कि दहशतगर्दी का निशाना सिर्फ मुसलमान बन रहे हैं, और ये सीधा सीधा इस्लाम और कुफर की जंग हो रही है। मुसलमानों को मारा जा रहा है आपस में लड़ा के, और मुसलमान ये बात समझ नहीं सकते। मैं कहता हूँ अपने मुल्क को ठीक कर ले हम, इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अभी जो काम हो रहे हैं इन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जनाब आली, बहुत शुक्रिया, हमारी तारीफ की आपने। हम आप ही की बात को सामने लेकर आते हैं, आप ही के जो जज्बात हैं उनकी अक्कासी करते हैं। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अगर मुसलमान पूरी दुनिया में टारगेट बने नज़र आ रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान में रहते हुए ज़रा अपने हालात का बगौर जायज़ा लेना चाहिए कि क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हम निशाना तनकीद बनते हैं। अगर हम कल के वाक़े की, मर्दान के वाक़े ही की बात को सामने रखें, तो जनाब ये वाक़या किसी मदरसे में नहीं हुआ। हम दिन रात मदारिस के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहते हैं, यकीनन वहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा होगा, लेकिन जनाब ये वाक़या किसी दूर अफ्तादा मकाम के किसी पसमानदा मदरसे का वाक़या नहीं है। ये एक ऐसा वाक़या है कि जो जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आने वाले तुलबा और तालिबात के बारे में ये गुमान किया जाता है कि वो खुले अज़हान के साथ, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने आ रहे हैं। अगर वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए हुजूम की सूरत में अपने साथी तुलबा पर हमला आवर होते हैं, तो अब आप देखिए कि ये जत्था मेंटालिटी जो है ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। और सिर्फ खदशात की बुनियाद पर मैनेजमेंट का कहना यह है, जो अभी फर्स्ट रिपोर्ट उन्होंने सूबाई इंतज़ामिया को पेश की, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने, उसमें बल्कि जो तर्जुमान हैं गनी साहब, उन्होंने भी ये बात एडमिट की है कि अभी तक कोई शवाहिद ऐसे सामने नहीं आए हैं कि इन स्टूडेंट्स की जानिब से ब्लास्फेमी या गुस्ताखी पर मबनी कोई मवाद सामने आया हो। अगर सिर्फ खदशात की बुनियाद पर यह काम होगा तो हम पाकिस्तान को या आलम इस्लाम को किस तरफ लेकर जाएंगे। हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कत्ल या बदअमनी कर सकते हैं? क्या ये होना चाहिए? ये सारे सवालात हैं, इनका जवाब हमें ढूंढना चाहिए। ब्रेक लेते हैं जनाब, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन अभी बात हो रही थी कि इस्लामी उम्मा को जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। अगर हम देखें अमरीकी माशरे में भी कि मुसलमानों के साथ जिस तरह के वाक़यात होते हैं, जो बातें सामने आती हैं, ज़ाहिर है कि उस पर भी तशवीश बनती है। आज की एक जो ख़बर आज अखबारात में है उसमें ये कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट मुस्लिम वुमन जज फाउंड डेड इन हडसन रिवर। इस खबर की तफसीलात ये हैं कि एक खातून जज जिन्हें हाई कोर्ट तक पहुंची वो, और उनका ताल्लुक़ एक मुसलमान यानी वो मुसलमान थी, शीला अब्दुल सलाम, वो पहली अफ्रो अमेरिकन ख़ातून होने के साथ साथ पहली मुसलमान ख़ातून जज भी थी कि जो इस हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंची। और उनकी गुमशुदगी की इत्तला उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो शौहर हैं, उन्होंने मंगल के रोज़ ही कर दी थी। अब तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा कि क्या अवामिल थे कि ये खातून जज जो हैं वो मुर्दा हालत में दरिया से बरामद उनकी लाश हुई है। क्या वाकई इसमें कोई हादसा है, कोई क्राइम है, उनके मुसलमान होने के हवाले से कोई बात है, खातून होने के या पहली अफ्रो अमेरिकन होने के, ये सारे एंगल्स भी ज़ाहिर तफ्तीश में सामने आएंगे। लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक ख़बरें भी हमारे सामने आती हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जनाब। देखिए, बात यह है कि कर्नल हबीब जो काठमांडू से गायब हुए हैं जी 100% रॉ ने उनको किडनैप किया है। सही है। दूसरा, कुलभूषण के मामलात में हमारी खारजा पॉलिसी ऐसी है, हाँ। माजरत के साथ, कि दूध को दुद्धू पानी को मम्मा वाली बात है हमारी खारजा पॉलिसी। ठीक है। ये टोटली फ्लॉप हो चुके हैं। जनरल राहिल शरीफ जब तक आर्मी चीफ थे तो वो डबल पोस्ट पे काम कर रहे थे, आर्मी चीफ भी थे और वो वजारत खारजा का काम भी कर रहे थे। ये हमारी हुकूमत जो है टोटल फ्लॉप हो चुकी है, बिछ गई है इंडिया के सामने। उनको जूते मारने के बजाय उनके तलवे चाट रहे हैं हमारी हुकूमत। सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपके सेंटिमेंट्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर सिविलियन फ्रंट पे फॉरेन पॉलिसी हमारी मजबूत नहीं है तो जाहिर है कि उस महाज पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखा करती है कि किसी वाक़े के बाद क्या मौक़िफ़ सामने आता है, क्या सूरत हाल की जानिब मुल्क जो हैं वो बढ़ते। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इन सारे इशूज़ को साइड पर रखते हुए आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी। आज वज़ारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी हुकूमत पाकिस्तान का एक इश्तहार शामिल इरशाद है मुख्तलिफ़ अखबारों में, जिसमें आज़मीन हज 2017 मुतवज्जोहों के हवाले से ये पूरा ऐड है, इश्तहार है, जिसमें सरकारी स्कीम की हज दरख्वास्तें जो जमा होनी है उसके हवाले से जो लाजमी शराइत हैं वो पूरी उनकी तशहीर की गई है। इस इश्तहार में कहा जा रहा है कि 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल 2017 तक मुख्तलिफ़ बैंकों में आप अपनी हज दरख्वास्तें जमा कराएं और उन बैंकों में बहुत सारे बैंक शामिल हैं। जो भी आपका करीबी बैंक हो, जहां भी आपको सहूलत हो, आप ज़रूर जाके अपने इस फॉर्म को जमा करा सकते हैं। शराइत ये हैं कि सिर्फ़ वो पाकिस्तानी मुसलमान सऊदी अरब रवाना हो सकेंगे जो फॉर्म में दिए गए मतलूबा जिस्मानी और जहनी सेहत के मयार पर पूरे उतरते हैं और जिनके पास नादरा का जारी करदा असल शनाख्ती कार्ड और कम अज़ कम 1 मार्च 2018 तक की कारामद इंटरनेशनल मशीन रीडेबल पासपोर्ट की सहूलत मौजूद हो। गुज़िश्ता 7 साल के दौरान सरकारी स्कीम और 5 साल के दौरान प्राइवेट स्कीम के तहत हज करने वाले दरख्वास्त नहीं दे सकते, माँ सिवाय वो जो किसी औरत के महरम के तौर पर जाना चाहते हों या हज बदल करना चाहते हों, लेकिन हज बदल भी प्राइवेट हज स्कीम के तहत ही होगा, सरकारी कोटे पर वो मुमकिन नहीं है। हज करने वाले इस साल भी कामयाब दरख्वास्त गुजारों का फैसला कुरअंदाजी के ज़रिए और ग्रुपों की बुनियाद पर किया जाएगा। ग्रुप बनाने का मकसद यह है कि ग्रुप के तमाम अफराद की हज तरबियत, हवाई सफ़र, मक्का और मदीना में रिहाइश, मकतब और मनासिक हज इकट्ठे अदा हो सके। ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा 14 अफराद पर मुश्तमिल होना चाहिए। ख़ानदान के लोग या नज़दीकी रिश्तेदार मिलकर ग्रुप बनाएं ताकि इकट्ठे सफ़र और रिहाइश में मसला ना हो। तमाम इनफरादी दरख्वास्त गुजार की सूरत में अकेला शख्स भी एक ग्रुप तस्वुर होगा। एक ग्रुप के तमाम अफराद का मकाम रवानगी, फ़िक़ा, बैंक, ब्रांच, ग्रुप लीडर का दरख्वास्त नंबर 1 होना चाहिए। गलती की सूरत में हुकूमत या वजारत जिम्मेदार नहीं होगी। हर हज फॉर्म पर एक ग्रुप लीडर के अलावा एक डिप्टी ग्रुप लीडर का इंदराज ज़रूरी है, जो किसी भी वजह से ग्रुप लीडर की अदम मौजूदगी में लीडर तस्वुर होगा। ख़वातीन के शरई महरम भी उन्हीं के ग्रुप के होने चाहिए। उमर रसीदा और कमज़ोर आज़मी ने हज से गुजारिश है कि वो मदद के लिए अपने ग्रुप में से किसी फ़र्द को अपना मुआविन मुकर्रर कर लें। तो नाजरीन, ये सरकारी हज स्कीम की शराइत हैं, जो अशख़ास इस मयार पे पूरे उतरते हैं वो ज़रूर दरख्वास्त दें। नाजरीन, इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त लेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे थे फ्रंट पेज।